हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने प्लेटफॉर्म ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमारी जो आज की क्लास नंबर 6 होने वाली है, क्योंकि इससे पहले की जो सीरीज है दोस्तों, आपको रेगुलर फॉलो करना चाहिए ताकि एक अच्छी तैयारी आपकी हो सके। देखिए, रेलवे की यहाँ कंप्लीट जीके जीएस की तैयारी कराई जा रही है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो कृपया लाइक और शेयर करना है। प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके एक रेलवे की नौकरी के लिए इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज की हमारी क्लास का जो पहला क्वेश्चन होने वाला है, क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास में शुरू से एंड तक बने रहिए दोस्तों, यही तो पढ़ाई का एक इंपॉर्टेंट तरीका है और समय भी है दोस्तों। आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो क्लास को शुरू से एंड तक देखना है। देखिए कितने सिलेक्शन वाले क्वेश्चन आज की क्लास में होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप जितना भी इंपॉर्टेंट समझें कम ही कम है, ठीक है। चाहे 5 स्टार दो, उससे ऊपर कितने भी स्टार दो, ये क्वेश्चन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप इसे इतना इंडिकेट करके ज़्यादा ना चलें कि सर ये ग्रुप डी में पूछा गया है और कहीं नहीं पूछा जाएगा। प्यारो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये क्वेश्चन जो है इतना इंपॉर्टेंट है कि आप बस पूछो मत, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है केवल ग्रुप डी। देखिए, ग्रुप डी का लेवल सबसे नीचे है, परंतु ये क्वेश्चन जो हाई लेवल की परीक्षा, चाहे यूपीएससी की परीक्षा तक भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो जातक कथाओं में किसका जिक्र किया गया है। जातक कथाएं किससे संबंधित है। तो देखिए, जातक कथाओं में जो बुद्ध है, बुद्ध के जन्म और पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। इसे भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ध्यान रखना। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा दोस्तों, उस पर हम ज्यादा समय नहीं देने वाले, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व, कौन सी ईसा पूर्व की कहानी थी, वो छठी शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई, क्योंकि उसी समय उसी शताब्दी में जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के जो महान प्रणेता थे, कौन, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए देखिए, इसकी बहुत लंबी कहानी है, इसे हम आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि गौतम बुद्ध, ध्यान देना। देखिए इससे नीचे क्वेश्चन गौतम बुद्ध से नहीं पूछा जा सकता। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था बच्चों, इसे ध्यान देना है। देखिए गौतम बुद्ध की जो माता जी का जो नाम था, उनका नाम था माया, ठीक है। और देखिए इनकी मृत्यु के कुछ समय बाद ही इनकी माता जी का देहांत हो गया, और इनका जो पूर्ण रूप से जो लालन पालन पालन पोषण किया दोस्तों, तो इनकी मौसी थी, इनका नाम था गोमती प्रजापति, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपने आप में अलग है। क्वेश्चन की जो थ्योरी है बहुत लेंथी है, परंतु मैं आपको बता दूं, पहले चलिए आप क्वेश्चन ही पढ़ लीजिएगा कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदेशों के प्रचार और धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थान पर भेजा, ताकि उन्हें लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। इन धर्म प्रचारकों में उनका जो पुत्र था, कौन था, महेंद्र था, और उनकी जो पुत्री थी संघमित्रा। यानी कि जो सम्राट अशोक था, जो कलिंग युद्ध से इतना प्रभावित हुआ था, कलिंग युद्ध के बाद ही जो 261 बीसी यानी कि ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। तो देखिए इसके आगे आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और इस युद्ध से प्रभावित होकर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, और फिर इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसके प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसके प्रचार के लिए दूर दराज के स्थान यानी कि श्रीलंका भेजा। ये क्वेश्चन बना है, कई बार बना है, अन्य परीक्षाओं में भी बना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ, पहले आप इसमें विकल्प में अशोक को भरिए, और अशोक ने, देखिए अशोक ने धर्म विजय और धार्मिकता और विजय नीति विकसित की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना, देखिए कलिंग घटना। ये कलिंग घटना इनके अशोक के शासनकाल की बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। आधुनिक जो आधुनिक युग है, आधुनिक युग में कलिंग क्या है, उड़ीसा पर विजय थी, ठीक है। उनके जीवन का महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। देखिए अशोक बहुत महान सम्राट थे, ठीक है, और अशोक ने बहुत युद्ध लड़े, बहुत नरसंहार किए, परंतु उनके जीवन में दोस्तों एक ऐसी घटना आई, इसे कलिंग की घटना बोलते हैं, कलिंग का युद्ध बोलते हैं। कलिंग का युद्ध है कि मतलब उड़ीसा पर विजय। वर्तमान समय में कलिंग का जो क्षेत्र है उड़ीसा है, और इस पर विजय के जब युद्ध में दोस्तों इतना नरसंहार हुआ, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे सम्राट अशोक का जो हृदय पिघल गया, और उसने उसी दिन से युद्ध से संन्यास ले लिया, और कहा कि मैं अब जीवन में कोई ऐसा युद्ध नहीं लड़ूंगा जिससे कि मान हानि हो, जन हानि हो, ठीक है। तो देखिए वो परिवर्तन जो सिद्ध हुआ वर्तमान में उड़ीसा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन जब कराए जा रहे हैं तो देखिए पहले दूसरे क्वेश्चन से ही उस टॉपिक पर जो कितना जानकारी दी जा रही है, जिससे कि आगे चलकर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है कि अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों, ये क्या लिख रहा है कि कलिंग प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध
छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था? यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया? देखिए इसके बारे में मैंने कितना एक्सप्लेनेशन बता दिया, जो मैंने आपको बताया उसका एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो देखिए ये युद्ध जो है दोस्तों 261 बीसी यानी कि ईसा पूर्व में लड़ा गया। ठीक है, कहाँ लड़ा गया? उड़ीसा में। ठीक है, कलिंग के नाम से लड़ा गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त का जो पुत्र था कौन था? बिंदुसार। ठीक है, यहाँ पर आपने बिंदुसार डालना है। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि सम्राट, ध्यान देना है कि सम्राट अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का पुत्र था, जो मौर्य वंश से संबंधित था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि सम्राट अशोक ने पत्थरों के स्तंभ और पत्थरों के तख्तों पर अपने 14 आदेश उत्कीर्ण करवाए, अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित करवाए ताकि लोग उनके अनुसार आचरण कर सकें। ठीक है, तो देखिए भारतवर्ष में अगर किसी ने शिलालेख और स्तंभों का अगर कोई शुरुआत की थी तो सम्राट अशोक के द्वारा की गई थी। तो उसने जहां जहां उसका साम्राज्य था उसने जगह जगह पर वो स्तंभ लगवाए ताकि लोग उस पर उत्कीर्ण करवाए गए जो प्रमुख आदेश थे, नियम थे, उनका आचरण कर सकें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, तो आपको पाटलिपुत्र जो यहाँ इसमें भरना है कि पाटलिपुत्र जो था मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर यानी सबसे प्रतिपाती राजा कौन था? तो कनिष्क था, जो कुषाण राजवंश का तीसरा शासक था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा खारवेल ने लिखा था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हर्षवर्धन के राज्यसभा के कवि कौन थे? यानी कि हर्षवर्धन के शासन काल में राजकवि कौन थे? तो दोस्तों उनका नाम था बाणभट्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है ये। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास जो है राजपूत प्रभुत्व में आए, और दोस्तों उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों आपने इसे देखना है कि अंधे युग का शासनकाल किसका काल को माना जाता है? तो दोस्तों जो राजपूत थे, राजपूतों के शासनकाल को अंधे युग के रूप में माना जाता है, जो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी में प्रभुत्व में आया था। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आज की क्लास आपको कैसी लगी है, इसके लिए आपको एक कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव प्रेषित करना है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो कृपया लाइक और शेयर करना है। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर इस प्लेटफॉर्म पर नए आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करिए और एक रेलवे की बेहतर तैयारी के लिए इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।